गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? अभय, आरिफ, शिवम, महिपाल, विकास, अंजू, राहुल, पवन, निधि, श्याम, गौरी, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, मोहम्मद, पूर्ला, जागृति, किरण, सौरभ, कमल, कोमल, नरेंद्र, अंजू, युवराज, राजीव, सुमन, विकास, आरिफ, ने मोहम्मद खान, प्रशांत, गौरी, शिवम, मुकेश, अंजू, राहुल, अंजलि, गगन, श्याम, सुजीता। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सारे अपनी अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। मौसम चेंज हो रहा है, मैं आपको यही एडवाइस दे रहा हूं क्योंकि हम चपेटे में आ चुके हैं, आप इस चपेटे में ना आओ। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। नंबर ऑफ डायगोनल ट्राइंगल में जीरो कैसे हुआ? जब क्वेश्चन 74 में सेम हमने ट्राइंगल की दो साइड को डायगोनल काउंट। बेटा त्रिभुज डायगोनल होता है, डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स होता है जो हमारे, जैसे मान लो ये एक आकृति है चतुर्भुज, तो डायगोनल्स वो होते हैं जैसे इस पॉइंट से हमें एक लाइन खींचनी है जो इस पॉइंट से शुरू होने वाली साइड को छोड़कर किसी और दूसरे पॉइंट से मिलेगी लाइन। ठीक है, ये डायगोनल्स होते हैं। समझ लो, पॉइंट ए का डी के साथ जो कनेक्शन होगा, बी, अगर मैं पॉइंट ए को बी से मिलाता हूं तो ये तो साइड बनेगी, साइड। पॉइंट ए को अगर मैं सी से मिलाता हूं तो ये भी साइड बनेगी, है ना। लेकिन पॉइंट ए को अगर मैं डी से बनाता हूं तो ये मेरा बनेगा डायगोनल। क्या बनेगा? डायगोनल। ये बनेगा डायगोनल। लेकिन त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज में जैसे ए बी सी, मैं ए को बी से मिलाऊंगा तो ये भी साइड बन जाएगी, मैं ए को सी से मिलाऊंगा तो ये भी साइड बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे डायगोनल नहीं बन सकता। डायगोनल वो होता है जब हम किसी भी आकृति के एक पॉइंट को उसी आकृति के दूसरे पॉइंट से मिलाते हैं लेकिन वो साइड ना बने उस आकृति की। समझ रहे हो? वो साइड ना बने तो वो डायगोनल होता है। ठीक है जी हाँ। तो बेटा जो भी सारे लेटेस्ट क्वेश्चन थे, अपडेटेड क्वेश्चन थे काउंटिंग फिगर के, क्योंकि इस साल जो पेपर हुआ था, इस साल के एग्जाम में काउंटिंग फिगर का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, है ना। और जो पूछा गया था सीजीएल प्री में, सीजीएल मेंस में तो क्वेश्चन आया नहीं था काउंटिंग फिगर का। जो प्री में आया था वो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है, आपके पेपर में, है ना। हाँ जी, चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप लोग ध्यान दें। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का जो नाम है बहुत ही बढ़िया नाम है, मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हालांकि रीजनिंग के तो सारे ही टॉपिक बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका इंटरेस्ट, इस टॉपिक को पढ़ने का इंटरेस्ट ही कुछ अलग है ना। ये टॉपिक ही एक अलग चीज है ना। इस चैप्टर का नाम है डाइस। डाइस यानी कि पासा। आप सभी बच्चों ने बेटा अपने जीवन काल में, है ना, अपने जीवन काल में एक या दो बार कभी ना कभी लूडो जरूर खेला होगा। क्यों भाई? आप लोगों ने अपने जीवन काल में कभी ना कभी लूडो खेला है कि नहीं खेला? खेला है ना लूडो। हालांकि आजकल तो हम हर चीज ऑनलाइन करते हैं, आजकल तो हम ऑनलाइन ही लूडो खेलते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने ऑफलाइन लूडो खेला है ना, तो उन्होंने पासे को जरूर देखा होगा। जी हाँ, पासा यानी कि डाइस, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है एक फिगर, तो ये क्या है? ये डाइस है। बेटा तबीयत तो अब अगले हफ्ते ही ठीक होगी परफेक्ट तरीके से। सर मेरा सीएचएसएल में सिलेक्शन हो गया, थैंक्स सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। हाँ जी, पूरे लॉकडाउन में सर यही खेला है डाइस। अच्छा, तुम लॉकडाउन में डाइस खेल रहे थे, चलो अच्छा, तुमने लॉकडाउन में पबजी नहीं खेला, है ना। तो लॉकडाउन में हमने कोई ना कोई गेम खेला था। तो जब हम ऑनलाइन डाइस खेल रहे थे तो हम एक्चुअल में ना इस डाइस को ना फील नहीं कर पा रहे थे, हम पासे को फील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिन बच्चों ने ऑफलाइन पासा खेला है, ऑफलाइन लूडो खेला है, सॉरी, ठीक है, उन्होंने डाइस को, मतलब जो डाइस होता है उसको छू कर जरूर देखा होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जमीन पे फेंकते, देखते हैं कौन सा नंबर आया। ठीक है, एक से लेके 6 तक की 6 अलग अलग सतह पे 6 अलग अलग संख्याएं होती हैं डाइस में, होता है ना। पासे में 6 सरफेस होती है, टोटल कितनी सरफेस होती है? 6।
टोटल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। और हर सतह पर 1 से लेके 6 तक की, हर सतह पर 1 से लेके 6 तक की 6 अलग अलग संख्याएं अंकित होती हैं, बिल्कुल अंकित होती हैं। लेकिन जब भी हम डाइस को देख रहे होते हैं, है ना, जब भी हम डाइस को देख रहे होते हैं तो हमें एट ए टाइम कितनी सरफेस दिखाई देती है? सर अगर मैं डाइस की फिगर आपके सामने बनाऊंगा बोर्ड पर, ठीक है, अगर मैं पासे की फिगर आपके सामने बोर्ड पर बनाऊंगा, देखो बेसिकली ये भी एक क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब। लेकिन क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर डिफरेंट चैप्टर है, उनको हम अलग से पढ़ते हैं, है ना। क्यूब और क्यूबॉइड ये चैप्टर बेटा डाइस के बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्यूब और क्यूबॉइड ये डिफरेंट चैप्टर है जिनको हम अलग से पढ़ते हैं। घन और घनाभ, घन और घनाभ, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स को मिक्स मत करना। ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं डाइस, हम इसको बाद में पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड को। हालांकि डाइस भी एक क्यूब ही होता है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रिलेटेड टू अपोजिट सरफेस, ठीक है, विपरीत सतहों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कटिंग ऑफ क्यूब, है ना। हम क्या करते हैं? स्मॉलर क्यूब्स बनाते हैं, कटिंग ऑफ क्यूब्स, है ना। हम क्यूब को काटते हैं छोटे छोटे घनों में इस चैप्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पे कटिंग नहीं करते। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो सिंगल फिगर से रिलेटेड बनेगा क्वेश्चन। यहाँ पर हम एक ही घन को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे अलग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अंतर समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो किसी भी डाइस में, किसी भी क्यूब में टोटल 6 सरफेस होती है, किसी भी पासे में। लेकिन एट ए टाइम जब हम डाइस को देख रहे होते हैं तो हमें 6 सरफेस दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ 3 ही सरफेस दिखाई देती हैं। जैसे कि आप लोग इस डाइस को देख रहे हो, आपको कितनी सरफेस दिखाई दे रही है? 1 2 3, बिल्कुल सी सेट के लिए भी है बैच भाई। 1 2 3, कितनी सरफेस दिखाई दे रही है? 3 सरफेस दिखाई दे रही है। अच्छा, बाकी की जो 3 सरफेस है वो कहां पर है? सर बाकी की 3 सरफेस छिपी हुई है। जैसे कि आपको एक दिखाई दे रही है ना, तो एक ऐसी सरफेस है जो एक के पीछे है, एक ऐसी सरफेस है जो एक के पीछे है ना, एक के पीछे है। अच्छा, आपको 2 दिखाई दे रहा है ऊपर, तो एक ऐसी सरफेस है जो सबसे नीचे है, जो कि सबसे नीचे है। अच्छा, आपको 3 दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, तो एक ऐसी सॉरी 1 2 3, 3 दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक ऐसी सरफेस है जो 3 के पीछे है। तो 3 सतह तो हमें दिखाई दे रही हैं, 3 सतह हमारी छिपी हुई है। किसी भी पासे को जब हम देखते हैं, किसी भी डाइस को हम देखते हैं, तो हमें 3 सतह दिखती है, 3 सतह दिखाई देती है, 3 सतह दिखाई देती है, और 3 सतह हमारी छिपी हुई होती है। 3 सतह हमारी छिपी हुई होती है, छिपी हुई होती है। इस पूरे चैप्टर में हमें पता है क्या करना है? इस पूरे चैप्टर में हमें, है ना, इस पूरे चैप्टर में हमें हिडन सरफेसेस के बारे में पता लगाना है, ठीक है सर। आई डिड डाइस चैप्टर फ्रॉम योर वीओडी सेक्शन एंड आई वांट टू एडमिट दैट योर वे ऑफ टीचिंग ईच एंड एवरी टाइप वाज phenomenal. I was unable to understand this topic earlier, but now I gained a lot of confidence, all because of you, sir. Highly obliged to you, sir. I did. चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जब आप पहले से पढ़ चुके हो वीओडी से, तो मेरे ख्याल से अब आपको दोबारा तो पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, अब आप कुछ और पढ़ सकते हो। हाँ, तो जब भी हम किसी फिगर को देखते हैं तो एट ए टाइम हमें 3 सरफेस दिखाई देती हैं, और 3 सरफेस हमारी छिपी होती है। इस पूरे चैप्टर में हमें पता है क्या करना है? इस पूरे चैप्टर में हमें इन छिपी हुई सतहों के बारे में पता लगाना है ना, इन हिडन सरफेसेस को आइडेंटिफाई करना है। और अगर हम छिपी हुई सतहों को ढूंढ लेंगे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है डाइस का? देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना डाइस का, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एक फिगर आपको बना के दी जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में, है ना, बस अच्छे कमेंट पढ़ते हो सर, मैं आपको गाली दे रहा हूं तुम पढ़ नहीं रहे हो। क्या गाली दे रहे हो भाई? एग्जाम में जब भी डाइस का क्वेश्चन आता है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हिडन सरफेसेस के बारे में ही पता लगाना है। और जैसे ही हम हिडन सरफेसेस के बारे में पता लगा लेंगे, हम अपने क्वेश्चन को चुटकी बनाते ही सॉल्व कर देंगे। लेकिन एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, तो पहले मैं आपको ना इस चैप्टर का थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या आएगा। देखो, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है
जरूरी नहीं है कि एक फिगर आपके एग्जाम में आ जाए बन के। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा डाइस का तो टोटल बेटा 5 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? 5 केसेस बनेंगे। देखो पहला केस क्या बनेगा, पहला केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस, जब डाइस की सिर्फ एक फिगर आपके सामने होगी, व्हेन देयर इज ओनली वन फिगर इज गिवन, केवल एक ही आकृति आपके क्वेश्चन में दी जाएगी, सिंगल फिगर, और इसी फिगर से रिलेटेड वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम में डाइस होगा वो वही डाइस होगा जिससे तुमने लूडो खेला था। कहने का मतलब ये है जब भी एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आएगा तो उस डाइस पे मैं नंबर्स की जगह अल्फाबेट का भी यूज कर सकता हूं। उस डाइस पे मैं नंबर्स की जगह अल्फाबेट का भी यूज कर सकता हूं और अल्फाबेट की जगह सिंबल का भी यूज कर सकता हूं। समझ रहे हो? तो कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 2 3 4 5 6 यही वाला डाइस हमारे एग्जाम में आएगा। हमारे एग्जाम में कोई भी डाइस आ सकता है। ठीक है? हाँ जी, त्रिभुज, सर्कल, रेक्टेंगल। तो ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा हमारे एग्जाम में आ रहा है। ठीक है? हाँ जी, तो सबसे पहला केस क्या बनेगा, जब डाइस की सिर्फ एक फिगर दी जाएगी जिसकी 3 सतह आपको दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2 3, और 3 सतह हमारी छिपी हुई होंगी। तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन छिपी हुई सतहों के बारे में ही पूछा जाएगा, इन हिडन सरफेसेस के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है? CHSL का रिजल्ट आ रहा था, सबको बहुत बहुत बधाई हो जिनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं करियरविल एप्लीकेशन से। आप लोग पता लगा लेना अपने आसपास जो भी आपके भाई बंधु दोस्त हों जिसका CHSL में सिलेक्शन हुआ है, वो डेफिनेटली हमसे जरूर पढ़ा होगा, आप उससे पूछना जरूर। ठीक है? वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा, क्योंकि जो बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, वही आपको बता सकते हैं, अच्छी गाइडेंस वही दे सकते हैं। देखो जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो भी आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उन्होंने क्या गलती करी। और जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करी, मतलब उन्होंने क्या क्या प्रैक्टिस किया, कहाँ से क्या क्या पढ़ा। तो दोनों लोगों से हमें सीखने को जरूर मिलता है। आप दोनों ही, है ना, अपने आसपास उन दोनों लोगों को ढूंढा करो जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है? दोनों से ही आपको आपके जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस लेके आप आगे बढ़ सकते हो, आपको बहुत मदद मिलेगी, है ना। अच्छा, दूसरा केस क्या बनेगा बेटा, सेकंड केस क्या बनेगा कि एग्जाम में डाइस की एक फिगर ना हो, एग्जाम में डाइस की 2 फिगर दे दें। व्हेन टू फिगर्स आर गिवन, व्हेन टू फिगर्स आर गिवन, यानी कि एक ही पासे को 2 अलग अलग तरीके से आपको दिखाया जाए। जैसे पहली बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिए 1 2 3, और इसी पासे को अगर आप दोबारा देखो तो आपको कुछ और दिखने लग जाए। मतलब एक ही पासे को एग्जाम में 2 अलग अलग एंगल से दिखाया जा सकता है। जरूरी नहीं है एक ही पासा एक बार, जैसे कि ये डाइस है, मैंने आपको दिखाया, बताना इस डाइस में आप क्या देख पा रहे हैं। सर हम इस डाइस में देख पा रहे हैं 1 2 3, हम देख पा रहे हैं ना 1 2 3। हाँ सर, इस डाइस में हम देख पा रहे हैं 1 2 3। सर हमने देख लिया 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। अच्छा, इसी डाइस को मैं किसी और एंगल से दिखाता हूं। अब देखना, अब आप क्या देख पा रहे हो। सर अब हम देख पा रहे हैं 4 6 और 5। क्या देख पा रहे हैं? 4 6 और 5। यानी कि इसी डाइस को हमने 2 अलग अलग एंगल से देखा, तो अब हमें दिखाई दिए नंबर 4 6 5। पहले तो दिखाई दिया हमें 1 2 3, लेकिन इसी डाइस को किसी और एंगल से देखा तो मुझे दिखाई दिया सामने 4 ऊपर 6, सामने 4 ऊपर 6, और राइट हैंड साइड पे 5, और राइट हैंड साइड पे 5 दिखाई दिया। दिया कि नहीं दिया? हाँ सर, बिल्कुल दिया, है ना। तो हमें एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सिंगल फिगर क्वेश्चन भी आ सकता है, डबल फिगर क्वेश्चन भी आ सकता है। और कौन सा केस बन सकता है और कौन सा केस बन सकता है एग्जाम में? सर एक केस एग्जाम में बन सकता है, एक केस एग्जाम में बन सकता है जब 2 से ज्यादा फिगर हो, व्हेन मोर देन 2 फिगर्स। मोर देन 2 फिगर्स में हम एक ही डाइस को बेटा, हम एक ही डाइस को
3 बार भी दिखा सकते हैं, 4 बार भी दिखा सकते हैं, 5 बार भी दिखा सकते हैं। जैसे पहली बार आपने डाइस को देखा तो आपको कुछ और नंबर दिखे, इसी डाइस को दोबारा से देखा तो कुछ और नंबर दिखे, फिर इसी डाइस को तीसरी बार देखा तो कुछ और नंबर दिखे, फिर इसी डाइस को चौथी बार देखा तो कुछ और नंबर दिखे, 5वीं बार देखा तो कुछ और नंबर दिखे। मतलब एक ही डाइस को हम मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अभी आप देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 और 3। हमें 3 नंबर्स दिखाई दे रहा है, 1 2 3। हमें 3 नंबर्स दिखाई दे रहा है, 1 2 3। अब मैंने किसी और एंगल से दिखाया आपको, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आप बताना। अब आपको दिखाई दे रहा है 4 6 और 5। अब हमें दिखाई दे रहा है 4 6 और 5। अच्छा, इसी डाइस को किसी और एंगल से दिखा दिया मैंने, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखना। अब आपको दिखाई दे रहा है 2 2। सर, if a dice is rotated twice then its visible surface वाले क्वेश्चंस होंगे। अरे हाँ हाँ, करा देंगे मेरे भाई, आप बड़े परेशान रहते हैं। देखो, डाइस को घुमाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो डाइस घुमाया जाता है, एक तो डाइस घुमाया जाता है इस तरीके से, है ना, और एक डाइस घुमाया जाता है इस तरीके से। अगर मैं डाइस को ऐसे घुमाऊंगा तो बेटा लेफ्ट वाली और राइट वाली सरफेस सेम रहेगी, सिर्फ ऊपर नीचे वाली सरफेस बदलेंगी। समझ पा रहे हो ना? डाइस को घुमाने के 2 तरीके होते हैं। डाइस को घुमाने के, हाँ जी कुमार, 1 बजे से क्लास होगी। देखो, डाइस को घुमाने के 2 तरीके से होते हैं। एक तो डाइस को ऐसे घुमाते हैं तो लेफ्ट और राइट वाली सरफेस सेम रहती है, और एक डाइस को हम ऐसे घुमाते हैं तब सामने और पीछे वाली सतह सेम रहती है और ऊपर नीचे राइट लेफ्ट बदलता है। तो दोनों तरीके से बहुत आसान होता है डाइस को घुमाना। मतलब ये तो बच्चों का खेल है, बच्चों का, बता देंगे इसके बारे में। हाँ जी, चलिए। तो मैं डाइस को आपको मल्टीपल एंगल से दिखा रहा था। पहली बार आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3। दोबारा से आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 4 6 5। अब देखना, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है 6 2 और यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। सामने क्या दिखाई दे रहा है, 6, ऊपर 2 और यहाँ पर 1। अच्छा, अब देखना, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर अब हमें दिखाई दे रहा है 3 3। अब हमें दिखाई दे रहा है 3, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है 2, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है 2, और राइट हैंड साइड पे क्या दिखाई दे रहा है 4। यानी कि एक ही डाइस को और भी, अब देखना अब क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 1 और 3। एक ही डाइस को हम मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हमें एक डाइस की एक फिगर दे सकते हैं बना के, एक ही डाइस को 2 अलग अलग एंगल से दिखा सकते हैं, एक ही डाइस को 2 अलग अलग एंगल से, और एक ही डाइस को 2 से ज्यादा एंगल से भी दिखा सकते हैं। जी, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो डाइस की सिंगल फिगर भी हो सकती है, 2 फिगर भी हो सकती है, 2 से ज्यादा फिगर भी हो सकती है ना। और चौथा केस क्या बनेगा बेटा, चौथा केस हमारा बनेगा जब इनमें से कोई भी क्वेश्चन ना आए, ना तो सिंगल फिगर आए, ना डबल फिगर आए, ना 2 से ज्यादा फिगर आए। चौथा क्वेश्चन हमारा बनेगा जब डाइस आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से दिखाई दे। अब आप कहोगे सर ये डाइस कहाँ है, जब डाइस आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से दिखाई दे। अब आप कहोगे सर ये डाइस कहाँ है, जब डाइस आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से दिखाई दे। अब आप कहोगे सर ये डाइस कहाँ है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये भी और ये भी डाइस है। बस फर्क सिर्फ इतना है, ये डाइस की ओपन फॉर्म है, ये डाइस की ओपन फॉर्म है। क्लोज फॉर्म में बेटा हमें 3 सरफेस दिखाई देती है, और जब हम डाइस को खोल देते हैं ना तो हमें 6 की 6 सरफेस दिखने लगती है। तो एग्जाम में डाइस बेटा ओपन फॉर्म में भी दिख सकता है। देखो, जब मैं इसको फोल्ड करूंगा ना, जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, ठीक है, जब मैंने इसको फोल्ड किया, ठीक है, तो ये हमें क्या दिखने लगा, ये हमें बेटा एक क्यूब की फॉर्म में दिखने लग गया, दिखने लग गया ना क्यूब की फॉर्म में।
तो चौथा केस जो बनेगा एग्जाम में वो ओपन डाइस से रिलेटेड बनेगा। ओपन डाइस यानी कि ओपन फिगर हमें दी जाएगी एग्जाम में, इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ओपन फिगर होगी। और जो पांचवा केस बनता है बेटा, पांचवें केस में ना तो ये वाला क्वेश्चन होगा, ना ये ना ये ना ये, वो होगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पे आधारित प्रश्न, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि पासे की एक लैंग्वेज दी जाएगी और उस लैंग्वेज को पढ़ के हमें क्वेश्चन बनाना होगा, उस परिभाषा को पढ़ के हमें क्वेश्चन बनाना होगा। तो आपके एग्जाम में जब भी बेटा, अब आज के बाद डाइस में आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, चिंता मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो, फिर बताना कि कितना मजा आया पढ़ने के बाद। तो जब एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आएगा तो 5 तरीके से हमारे सामने आएगा। या तो सिंगल फिगर क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, या डबल फिगर। देखो एक मतलब आप फील करो, आप एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो कितने तरीके से क्वेश्चन आएगा डाइस का? 5 तरीके से। या तो सिंगल फिगर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे एग्जाम में, या फिर डबल फिगर क्वेश्चन देख रहे होंगे एग्जाम में, या फिर 2 से ज्यादा फिगर होंगी एग्जाम में, है ना, या फिर ओपन फिगर होगी एग्जाम में, या फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। इनमें से कोई भी फिगर नहीं होगी डाइस की। तो ये टोटल 5 केस बनेंगे डाइस के एग्जाम में। अच्छा, अब जरा सेकंड केस पे ध्यान दो। ये जो सेकंड केस है ना बेटा, ये जो दूसरा केस है, इस दूसरे केस में जब मैं डाइस की 2 अलग अलग आपको फिगर दिखा रहा हूं, तो ये बताओ क्या एक भी ऐसी सरफेस है जो कॉमन है? सर जब हम एक ही डाइस को 2 अलग अलग एंगल से देख रहे हैं तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। देयर इज नो कॉमन, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। देयर इज नो कॉमन, एक भी सतह सामान्य नहीं है, एक भी सतह सामान्य नहीं है। लेकिन जब इसी डाइस को मैं दूसरे एंगल से देखूंगा, है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों में से एक भी सरफेस कॉमन ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार जब मैंने डाइस को देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 1 2 3, और दोबारा से जब मैंने इस डाइस को देखा तो मुझे नंबर्स दिखाई दिए 2 4 6। यानी कि जब एक ही डाइस को मैं 2 बार देख रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों में फिगर में कोई भी सरफेस कॉमन ना हो। ऐसा भी हो सकता है दोनों फिगर में सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो, व्हेन देयर इज वन कॉमन। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फिगर में एक सरफेस कॉमन हो, है ना, दोनों फिगर में एक सरफेस कॉमन हो। और तीसरा केस ये भी बन सकता है, जब हम एक ही डाइस को सॉरी 2 अलग अलग एंगल से देखेंगे, तो तीसरा केस ये भी बन सकता है कि दोनों फिगर में 2 सरफेस कॉमन हो, व्हेन देयर आर ओनली 2 कॉमन। किसी को ऐसा लग रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि तीनों सरफेस कॉमन हो सकती है, किसी को ऐसा लग रहा है कि तीनों सरफेस कॉमन हो सकती है? जब भी मैं डाइस को 2 अलग अलग एंगल से देखूंगा तो किसी को ऐसा लग रहा है कि तीनों भी सरफेस कॉमन हो सकती है। सर 1 2 3, जब आपने दोबारा से देखा फिर से हमें दिखाई दे जाए 1 2 3, भाई मेरे अगर तीनों सरफेस कॉमन हो गई ना, तो फिर ये डबल फिगर क्वेश्चन नहीं, ये सिंगल फिगर क्वेश्चन है, ये 1 फिगर क्वेश्चन बनेगा, 1 फिगर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरे भाई? सॉरी। तो जब एग्जाम में डबल फिगर का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे 3 केस बनेंगे। जब एग्जाम में डबल फिगर का क्वेश्चन आएगा तो 3 केस बनेंगे। या तो दोनों फिगर में कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगी, या फिर दोनों फिगर में एक सरफेस कॉमन होगी, या फिर दोनों फिगर में एग्जैक्टली 2 सरफेस कॉमन होगी। तो भैया यही हमारा पूरा चैप्टर है डाइस, यही हमारा पूरा चैप्टर है डाइस। अब आप समझ गए होंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाला है, और आपको एक्साइटमेंट हो रहा है ना, क्यूरियोसिटी हो रही है इस चैप्टर को जल्दी पढ़ने की। सर मजा आ गया, मतलब एक पिक्चर समझ आ गई कि हाँ डाइस चैप्टर में सर होने क्या वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। चलो फिर से रिपीट करते हैं। आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है डाइस का। आंखें बंद करो सारे बच्चे, आंखें बंद करो, और क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है डाइस का। तो मुझे अब बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है? सर हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है एक फिगर, है ना, हमें क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है? एक फिगर, 1 फिगर क्वेश्चन है सर। लेकिन और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सर ऐसा भी हो सकता है एक की जगह सर अब 2 फिगर आ गए, अब दूसरा क्वेश्चन में सर हमें 2 फिगर दिखाई दे रही हैं। अच्छा 2 फिगर में, 2 फिगर के अंदर भी कितने पार्ट हैं? 2 फिगर के अंदर भी 3 पार्ट हैं। सर
दोनों फिगर में हमें एक भी सरफेस कॉमन नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सर उसके अगले क्वेश्चन में दोनों फिगर में हमें एक सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है, उसके अगले क्वेश्चन में दोनों फिगर में हमें दो सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है, फिर सर उसका जो अगला क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में हमें सर दो से ज्यादा फिगर दिख रही है। हमारे क्वेश्चन में सर करीबन 4 5 6 फिगर बनी हुई है। सर उससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें सर हमें कोई फिगर नहीं दिखाई दे रही क्लोज, हमें ओपन फिगर्स दिखाई दे रही है, डाइस की ओपन फिगर्स, है ना। सर उसके अगले क्वेश्चन में डाइस की कोई फिगर नहीं है, वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपका पूरा चैप्टर है डाइस जो हमें पढ़ना है ना। हाँ जी, चलो डाइस चैप्टर को शुरू करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में जो डाइस का क्वेश्चन आया वो 1 2 3 4 5 6 से ही रिलेटेड आए। हमारे एग्जाम में कोई भी डाइस आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वही वाला डाइस हमारे एग्जाम में आए जिससे हम लूडो खेलते हैं। हमारे एग्जाम में ठीक है लेटर्स भी यूज हो सकते हैं, मींस अल्फाबेट सिंबल्स का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी चीज का यूज किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 1 से लेके 6 तक की संख्या हो, ये वाला ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए, है ना। अल्फाबेट का भी यूज कर सकते हैं, सिंबल का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंबल्स का भी हम यूज कर सकते हैं लाइक दिस। तो कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो डाइस होता है ना जिससे हम लूडो खेलते हैं, इस डाइस के ना दो टाइप होते हैं, इस डाइस के ना दो टाइप्स होते हैं। ये वाला जो डाइस होता है ना वो दो दो प्रकार का पासा होता है, बाकी किसी में कोई टाइप नहीं होता, है ना। बाकी किसी में रोटेशन किसी भी केस में नहीं आता, जो रोटेशन है वो कॉमन सेंस है, रोटेशन किसी भी केस में नहीं आता। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा रोटेशन को, चिंता मत करो, पहले डाइस का बेसिक कंसेप्ट समझ लो, है ना। रोटेशन तो किसी भी केस में नहीं है, वो तो सिंगल फिगर क्वेश्चन है रोटेशन तो, कि एक फिगर भी दे सकते हैं, उसमें दो फिगर भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, और उसमें बस रोटेट करवा दिया आपसे और कोई भी सरफेस पूछ सकते हैं, बताएंगे किस तरीके से। जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। इस पासे में 1 से लेके 6 तक की संख्याएं अंकित है। तो ये वाला जो पासा है ना ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है स्टैंडर्डाइज, साहब आपने नाम सुना होगा अपनी लाइफ में, स्टैंडर्ड एक चीज होती है स्टैंडर्डाइज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मानक पासा, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्डाइज होता है ना वो तभी डिसाइड होगा जब पासे में 1 से लेके 6 तक की संख्याएं होंगी। इस वाले केस में कभी भी स्टैंडर्ड और जनरल को डिफाइन नहीं करते हैं। और दूसरा जो पासा होता है वो होता है जनरल डाइस, ठीक है। ये दो अलग अलग डेफिनेशन है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। साधारण पासा, साधारण पासा जिसको हम ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डाइस, जनरल डाइस या ऑर्डिनरी डाइस, समझ रहे हो। स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा या यूजुअल डाइस, इसको यूजुअल डाइस भी बोलते हैं हम। ये दो अलग अलग पासे होते हैं, स्टैंडर्ड और जनरल, लेकिन ये तभी डिफाइन होते हैं ये तभी डिफाइन होते हैं, है ना, ये तभी डिफाइन होते हैं जब डाइस पे 1 से लेके 6 तक की संख्याएं अंकित होंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ जी बेटा, डाइस चैप्टर पढ़ने के बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ये मेरी गारंटी है, चिंता मत करो, ठीक। स्टैंडर्ड और जनरल डाइस को बेटा डिफाइन कब किया जाता है, वो तभी किया जाता है जब डाइस में 1 से लेके 6 तक की संख्याएं अंकित हो। इन सिचुएशंस में कोई भी स्टैंडर्ड और जनरल का डेफिनेशन नहीं है। इस सिचुएशन में कोई भी मानक और साधारण पासा की डेफिनेशन नहीं है, मानक और साधारण पासा की डेफिनेशन सिर्फ इसी फिगर में है। अच्छा, आपने जिस डाइस से लूडो खेला है, जिस डाइस से आपने लूडो खेला है ना, उस डाइस में की एक खास बात होती है, जरा उस डाइस को ध्यान से देखना। अगर आपने आज तक नहीं देखा तो आज उस पासे को ध्यान से देखना जिससे हम लूडो खेलते हैं। पता है उस डाइस की खास बात क्या होती है जिससे हम लूडो खेलते हैं? जहां पे 1 डॉट होती है ना 1, जब आप 1 डॉट के पीछे देख रहे होंगे ना तो आपको डेफिनेटली ना 6 डॉट दिखाई देंगे, 6 100%। जिससे हम लूडो खेलते हैं उसकी खास बात बता रहा हूं मैं। जहां पे 2 डॉट होती है ना 2, जब आप उसके पीछे देखोगे ना तो आपको दिखाई देंगी 5 डॉट, डेफिनेटली आपको 5 डॉट दिखाई देंगी। और जहां पर 3 डॉट होती है ना 3, जब आप उसके पीछे देख रहे होगे तो आपको दिखाई देंगी 4 डॉट। आपको कितनी डॉट दिखाई देंगी? आपको दिखाई देंगी 4 डॉट। तो दुनिया में जितने भी पासे हैं जिससे लूडो खेला जाता है वो यही वाले पासे हैं, जिसमें 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है।
है ना। हर दो अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो कितना होता है, 7 होता है। हर दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। किसमें, जिस पासे से हम लूडो खेलते हैं। जिस पासे से हम लूडो खेलते हैं उसमें हर दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। और उसी पासे को हम स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा कहते हैं। तो जिस डाइस से हम लूडो खेलते हैं उसको एक नाम दिया गया है, उसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा। उस पासे की खास बात यह होती है कि उस पासे में हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। यानी कि मानक पासा में एक के पीछे आपको हमेशा 6 देखने को मिलेगा, दो के पीछे हमेशा आपको दो के पीछे हमेशा आपको 5 देखने को मिलेगा, और 3 के पीछे हमेशा आपको 4 देखने को मिलेगा मानक पासा में, जिससे हम लूडो खेलते हैं। लेकिन सर जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी डाइस बनाए गए हैं वो सारे मानक हो। भाई गलती से मान लो ऐसा हो गया कि एक के पीछे 6 नहीं है, एक के पीछे 5 है, तो उस पासे को कोई नाम तो दोगे। भाई अगर मान लो मिस प्रिंट हो गया, 6 की जगह 5 आ गया, 5 की जगह 6, जैसे एक के पीछे चला गया 5 और दो के पीछे चला गया मान लो 6। यानी कि अगर कोई ऐसा पासा है जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं है, तब उस पासे को कोई नाम तो देना पड़ेगा, तो उसको नाम दिया गया है जनरल डाइस का। तो स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस की डेफिनेशन बेटा बड़ी आसान बनी है। मानक पासा वो पासे होते हैं जिसमें प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इफ एवरी टू, डेफिनेशन को समझ लो, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, दिमाग में पिक्चर जिंदगी भर के लिए सेट हो गई है लूडो से, है ना, इस वाली पिक्चर से। if every two opposite surfaces sum is equal to 7, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतह का योग 7 होता है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। इफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7, देन द डाइस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डाइस। मुझे पता है आप बिना लिखे मानोगे नहीं। चलो दूसरा, जनरल डाइस की डेफिनेशन क्या बनी, इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड, इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड, अगर हमारा कोई पासा मानक नहीं है, अगर पासा मानक नहीं है तब वो साधारण पासा कहलाता है। सीधी सी बात है। इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड देन दिस इज कॉल्ड अ जनरल डाइस। यदि हमारा पासा मानक नहीं है तो वह एक साधारण पासा कहलाता है। और मानक पासे की पहचान क्या है कि मानक पासे में हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। मानक पासे में हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। और ऐसे पासे जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं है उन पासों को क्या बोलेंगे, जनरल डाइस बोलेंगे, साधारण पासा। ये पासा आपके सामने है, ये पासा आपके सामने है जिसमें 1 2 3 आपको दिखाई दे रही है सरफेस, है ना। क्या आप बता सकते हो ये मानक पासा है या फिर ये साधारण पासा है। दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस है। क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हो इस डाइस को। सर हम इस डाइस को कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते। पूछो क्यों, क्योंकि सर हम कोई जादूगर थोड़ी है, हमें पता थोड़ी है एक के पीछे क्या है, दो के पीछे क्या है और 3 के पीछे क्या है। सर पहले हमें पता होना चाहिए कि एक के पीछे 6 है, दो के पीछे 5 है, 3 के पीछे 4 है, तभी हम इस पासे को बोलेंगे स्टैंडर्डाइज, है ना। पहले हमें पता होना चाहिए कि अपोजिट सरफेसेस एग्जैक्टली है क्या, है ना, तभी हम उस पासे को डिफाइन करेंगे कि ये एक स्टैंडर्डाइज है ना। इफ द एवरी टू अपोजिट सरफेसेस सम इज इक्वल टू 7 देन द डाइस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डाइस। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। अदरवाइज डाइस इज कॉल्ड अ जनरल डाइस। इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड देन दिस इज कॉल्ड अ जनरल डाइस। यदि पासा मानक नहीं है तब वह साधारण पासा कहलाता है। इससे बढ़िया तो मैं डेफिनेशन लिख ही देता, बस 10 बार रिपीट कर दिया मैंने। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये डाइस आप देख पा रहे हैं जिसमें आपको 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। कैन यू डिफाइन वेदर इट इज अ स्टैंडर्ड और जनरल डाइस। क्या आप इसको क्या आप इसको बता सकते हैं कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। सर इसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सर हमें पता ही नहीं है 1 के पीछे क्या है, 2 के पीछे क्या है, 3 के पीछे क्या है, तो हम कैसे डिफाइन करें कि ये स्टैंडर्डाइज है। हम नहीं डिफाइन कर सकते। अच्छा ये बताओ, जैसे ये 2 है ना, ये क्या है, ये 2 है, ये 2 है। अच्छा 2 के पीछे क्या है, 5 है। 2 के पीछे क्या है, 2 के पीछे 5 है। अब बताओ ये कौन सा डाइस है।
आपने देखा कि सर ये हमें 1 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया, और सर हमें ये भी पता चल गया 2 के पीछे 5 है। अब बताओ ये कौन सा डाइस है? सर अभी भी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। सिर्फ 2 के पीछे 5 होने से, सिर्फ 2 के पीछे 5 होने से मानक पासा नहीं कहलाएगा। मानक पासा बनने के लिए, स्टैंडर्डाइज बनने के लिए 1 के पीछे 6 भी होना जरूरी है। सिर्फ 2 के पीछे 5 होने से डिफाइन नहीं कर सकते तुम कि ये स्टैंडर्डाइज है। समझ रहे हो बाबू? ये जो 1 है ना, 1, इसके पीछे 6 होना बहुत जरूरी है। देखना जरा, 1 के पीछे 6 है। सर इस डाइस में इस डाइस में 1 की अपोजिट क्या है? 4 है। सारे गलत, सब बता रहे हैं स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज। अरे गधो, सिर्फ 2 के पीछे 5 होने से स्टैंडर्डाइज कैसे हो जाएगा? देखना जरा, 1 के पीछे क्या है? सर 1 के पीछे 4 है, तो ये एक जनरल डाइस है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। दिस इज अ जनरल डाइस। कैसे पता चला? सर हमें पता चला इस डाइस में 2 के पीछे तो 5 है, लेकिन 1 के पीछे 4 है, 1 के पीछे 4 है, तो ये एक जनरल डाइस है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बना नहीं। स्टैंडर्ड बनने के लिए 1 के पीछे 6 होना जरूरी था। तो अब आप समझे, स्टैंडर्डाइज तभी डिफाइन होगा, स्टैंडर्डाइज तभी डिफाइन होगा जब 1 के पीछे 6 होगा, 2 के पीछे 5 होगा और 3 के पीछे 4 होगा। तब तक वो डाइस जनरल ही रहता है। समझे? नहीं समझे? चलिए अब मैं दूसरा डाइस यहां से उठाता हूं। अब आप इस डाइस को देख के बताना कि ये जनरल है या स्टैंडर्ड, या फिर आप बता नहीं सकते है। अब आप बताना बेटा ये कौन सा पासा है, ये जनरल है, स्टैंडर्ड है, या फिर आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये बताओ। ये कौन सा डाइस है? यहां आपको दिखाई दे रहा है 2, ये दूसरा डाइस है, वो नहीं है। यहां आपको दिखाई दे रहा है 2, यहां आपको दिखाई दे रहा है 1, और यहां आपको दिखाई दे रहा है 6। अब इस डाइस को डिफाइन करो, ये स्टैंडर्ड है, जनरल है, या फिर आप बता नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। जल्दी से डिफाइन करो, ये कौन सा डाइस है? सर ये जो डाइस है ना, ये 100%, ये 100%, 100% एक जनरल डाइस है। ये स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि सर 1 1 और 6 ये दोनों हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो सर अगर 1 और 6 दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कभी भी 1 के अपोजिट 6 नहीं जा सकता। और जब 1 के अपोजिट कभी भी 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 के साथ आ गया 6, तो जब 1 के साथ 6 आ गया, तो ये एक जनरल डाइस है। दिस इज अ जनरल डाइस। ये एक साधारण पासा है, ये कभी मानक हो ही नहीं सकता, ये कभी मानक नहीं हो सकता बाबू, क्योंकि 1 के साथ 6 दिखाई दे रहा है। मानक पासे में 1 के विपरीत होना चाहिए था 6, तो ये डेफिनेटली एक साधारण पासा है। समझे? तो पहला जो डाइस मैंने आपको दिखाया था, वो पहले हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने देखा सॉल्यूशन की अपोजिट सरफेस, तो हमें पता चल गया था कि वो जनरल डाइस था। दूसरा पासा जो मैंने आपको दिखाया, ये 100% जनरल सिद्ध हो गया, क्योंकि 1 के साथ में 6 है। समझ रहे हो? चलिए साहब, अब मैं तीसरा डाइस उठाता हूं। तीसरा डाइस उठाता हूं, तो बेटा ये तीसरा पासा आपके सामने है। अब इस पासे को डिफाइन करो, ये कौन सा डाइस है? ये स्टैंडर्ड है, जनरल है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखो यहां पे दिखाई दे रहा है 5, यहां पे दिखाई दे रहा है 5, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको 4, और यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे दिखाई दे रहा है 6। तो आपको दिखाई दे रहा है 4, 5 और 6, है ना? आपको दिखाई दे रहा है 4, 5 और 6। अब बताओ ये कौन सा डाइस है? ये जनरल डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन? सर अगर सिर्फ ये 3 सरफेस हमें दिखाई दे रही है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल। ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ये जनरल भी हो सकता है। अभी हम आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। कांट से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सर जरूरी नहीं है कि 4 के पीछे 3 हो, जरूरी नहीं है 5 के पीछे 2 हो, जरूरी नहीं है 6 के पीछे 1 हो। तो अभी हम कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर देंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ये जनरल डाइस भी हो सकता है। जरूरी नहीं है 5 के पीछे 2 हो भैया, 5 के पीछे 1 भी तो हो सकता है। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। ठीक है? कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब मैं एक और डाइस उठा रहा हूं, इसको बताना कि ये कौन सा डाइस है। ये बताओ ये कौन सा डाइस है? अभी स्टैंडर्ड है, जनरल है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन? कांट से। अब बताओ, देखो ये 3 है, ये 3 है, ऊपर 4 है,
ऊपर 4 है और राइट हैंड साइड पे 5 है। अब बताओ आप क्या आंसर दोगे, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये स्टैंडर्ड है, जनरल है या कांट से? सर ये 100% जनरल डाइस है, क्योंकि सर 3 के पीछे 4 होना चाहिए और इस डाइस में 3 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। 2 विपरीत सतह होती चाहिए, 3 के पीछे 4, 3 और 4 एक साथ नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब ये एक जनरल डाइस है, ये कभी मानक नहीं बन सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में 3 के पीछे होता है 4, 3 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो विपरीत सतह होती है वो भी एक साथ नहीं आ सकती, अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिख नहीं सकते। तो ये डाइस 100% जनरल डाइस है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप जनरल और स्टैंडर्ड का जो डाउट आपके दिमाग में था वो पूरी तरीके से दूर हो गया है ना। चलो अब मैं थोड़ा सा ना और आपको टेस्ट कर लेता हूं, क्या क्या आपका डाउट दूर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए मैं कुछ डाइस बनाऊंगा बेटा, कुछ डाइस आपके सामने बनाऊंगा, बताना वेदर इट इज जनरल और स्टैंडर्ड। ये डाइस आपके सामने है 1 2 3, बताओ ये जो डाइस है ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, ये मानक पासा है या ये साधारण पासा है। ठीक है, एक डाइस आपके सामने है, ठीक है। और अब बोला गया है इफ 1 इज अपोजिट टू 6, इफ 1 इज अपोजिट टू 6, अब बताओ ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, फिर से 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित है। अब बोला गया है इफ 1 इज अपोजिट टू 6, if 1 is opposite to 6 and 2 is opposite to 2 is opposite to 5, then तब ये स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज है। चलिए चौथा फिगर, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। फिर से मैं डाइस आपके सामने बना रहा हूं, है ना, फिर से डाइस में आपके सामने बना रहा हूं। यदि 1 के विपरीत 6 है, यदि 1 के विपरीत 6 है और 2 के विपरीत 4, तब बताओ ये कौन सा पासा होगा, तब बताओ ये कौन सा पासा होगा, है ना। चलिए एक और फिगर आपके सामने है 1 2 5, बताओ ये कौन सा डाइस है। एक और पासा आपके सामने है, एक और पासा आपके सामने है 3 4 5, बताओ ये कौन सा डाइस है। आपको डिफाइन करना है डाइस को कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल है, मानक पासा है या साधारण पासा है। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। ये बताओ ये कौन सा डाइस है। हाँ जी, चलिए डाइस को डिफाइन करो। ये 7 क्वेश्चन आपके सामने है और इन 7 क्वेश्चन में ना आपको डाइस को डिफाइन करना है कि कौन सा जनरल डाइस है, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है, या फिर किन किन क्वेश्चंस के लिए हम आंसर दे सकते हैं कांट से। किन किन क्वेश्चंस के लिए हम आंसर दे सकते हैं कांट से, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। किन किन क्वेश्चंस के लिए आंसर दे सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस वाले डाइस को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता 1 के पीछे क्या है, 2 के पीछे क्या है, 3 के पीछे क्या है, वी डोंट नो। तो कांट से क्या आंसर आएगा बेटा, कांट से कहा नहीं जा सकता, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते। इसके लिए आंसर आएगा, ये स्टैंडर्डाइज भी हो सकता है और ये जनरलाइज भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है किसके पीछे क्या है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड कांट से। अच्छा, एक के पीछे बेटा 6 है, तो अगर एक के पीछे 6 है तो क्या ये जन स्टैंडर्डाइज है? सर सिर्फ एक के पीछे 6 होने से मानक पासा नहीं होगा, क्योंकि दो के पीछे 5 भी तो होना चाहिए, तीन के पीछे 4 भी तो होना चाहिए, तो सिर्फ एक के पीछे 6 होने से हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते कि ये स्टैंडर्डाइज है जनरलाइज है। हाँ, यहां पर देखो एक के पीछे क्या है, एक के पीछे 6 है, ये कह रहे हैं कि इस डाइस में एक के पीछे 6 है तो 6 के पीछे 1 होगा, और दो के पीछे 5 है, तो जब बाबू एक के पीछे 6, 6 के पीछे 1, दो के पीछे 5, 5 के पीछे 2, तो डेफिनेटली 3 के पीछे 4 होगा, 4 के पीछे 3 होगा, तो हर दो विपरीत सतहों का योग 7 हो गया। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये स्टैंडर्डाइज है, ये डेफिनेटली एक मानक पासा है, ये डेफिनेटली एक मानक पासा है। समझे? तो ये पता नहीं कौन सा पासा है, ये भी नहीं पता, लेकिन ये डेफिनेटली मानक पासा है, क्योंकि इस डाइस में हमें बोला गया है कि एक के पीछे 6 है, दो के पीछे 5 है, तीन के पीछे 4 है। समझ रहे हो? हाँ जी। ऐसे ही बेटा 4 5 6 को डिफाइन करो।
जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एक के पीछे छह है। अच्छा, इस वाले डाइस में एक के पीछे तो छह है। इन्होंने इसको डिफाइन क्या किया, इफ वन इज अपोजिट टू सिक्स। बेटा एक के पीछे छह है, चलो बहुत बढ़िया। दो के पीछे क्या है, दो के पीछे चार है। दो के पीछे चार है तो भैया तीन के पीछे क्या होगा सर, जब एक के पीछे छह दो के पीछे चार तो 100% तीन के पीछे पांच होगा। तो ये जो डाइस है इसमें एक के पीछे छह दे रहा है, दो के पीछे चार, तीन के पीछे पांच। तो क्या ये स्टैंडर्डाइज कभी हो सकता है? सर ये स्टैंडर्डाइज हो ही नहीं सकता। ये 100% एक जनरल डाइस है। ये 100% एक साधारण पासा है। ये 100% एक साधारण पासा है। ये स्टैंडर्डाइज था क्योंकि 162534, लेकिन ये 16243 ये एक जनरल डाइस है, साधारण पासा है। सर ये जो डाइस है ना सर, इस डाइस में कभी भी दो के पीछे पांच नहीं आ सकता क्योंकि दो और पांच एक साथ दिए हुए हैं। तो ये 100% जनरल डाइस है। ये 100% जनरल डाइस है। हम 100% कह सकते हैं कि ये मानक कभी बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें दो के पीछे कभी पांच नहीं आ सकता। सर ये डाइस कभी मानक नहीं बन सकता क्योंकि इसमें कभी भी तीन के पीछे चार नहीं आ सकता। तो ये 100% एक जनरल डाइस है, ये एक साधारण पासा है। सर ये कभी मानक नहीं बन सकता, ये कभी स्टैंडर्डाइज नहीं बन सकता क्योंकि एक के पीछे छह कभी नहीं आ सकता। तो 100% एक ये जनरल डाइस है, ये एक साधारण पासा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो बच्चे पहले से पढ़ के आए थे या जिनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज थी या जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज थे जनरल और स्टैंडर्ड को लेकर, अब उनके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे जनरल और स्टैंडर्डाइज को लेकर। अब तो कोई डाउट नहीं है। तो बेटा सिंगल फिगर से हम डिफाइन तभी कर सकते हैं जब हमें पता चल जाए कि किसके पीछे क्या है, तभी स्टैंडर्डाइज को डिफाइन किया जा सकता है। वरना कांड से और ये तो 100% जनरल है, ये भी जनरल है और ये 100% स्टैंडर्ड है। अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे जनरल और स्टैंडर्ड को लेकर। कांड से वाला इसलिए रिपीट, कांड से में ये सिचुएशन है क्योंकि हमें नहीं पता कि एक के पीछे क्या है। सर यहां पर एक के पीछे कुछ भी हो सकता है, यहां पर एक के पीछे चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जनरल बनेगा या स्टैंडर्ड बनेगा क्योंकि यहां पे हमें सोल्यूशन नहीं पता। यहां पर हमें सोल्यूशन पता है, यहां पे पता है, तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये स्टैंडर्ड है, ये जनरल है। अच्छा ये स्टैंडर्ड कभी नहीं बन सकते क्योंकि हमें पता चल गया दो के पीछे पांच कभी नहीं जाएगा, तीन के पीछे चार कभी नहीं जाएगा, छह के पीछे एक कभी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए साहब। तो ये था स्टैंडर्ड और जनरल डाइस का कंसेप्ट। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। बेटा चैप्टर अभी तक फिलहाल शुरू नहीं हुआ। तो टोटल कितने केस थे इस चैप्टर में? टोटल कितने केस थे इस चैप्टर में? सर इस चैप्टर में टोटल कितने केस है? पांच केस है। पांच केस है ना? हाँ जी, पांच केस है। तो सबसे पहला केस लिखो, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लिखिए, पहला केस लिखिए, when only when only when only one position when only one position of a dice is given, when only one position of a dice is given। लिखो, जब केवल जब केवल जब केवल पासे की जब पासे की सॉरी जब पासे की जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है, जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये हम पढ़ेंगे। जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये हम सॉल्व करते हैं। जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है, when only one position of a dice is given, जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है। अगर ये 7 क्वेश्चन है, इन सातों क्वेश्चन का हमारे एग्जाम से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। इनडायरेक्ट यूज हो सकता है लेकिन डायरेक्ट लेना देना नहीं है हमारे एग्जाम से। ठीक है, इन क्वेश्चंस का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए पहला क्वेश्चन अब हम शुरू करेंगे क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे यहां से शुरू। ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। ये तो बेटा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं थे, ये तो हमारी बेसिक नॉलेज के लिए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखो,
पासे की केवल एक स्थिति दी गई है हमें, व्हेन ओनली वन पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन, केवल एक स्थिति दी गई है पासे की। यहाँ पे लिखा हुआ है एक, यहाँ पे लिखा हुआ है दो, यहाँ पे लिखा हुआ है तीन, है ना, यहाँ पे एक दो तीन लिखा हुआ है ना। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट। यदि एक से लेकर 6 तक की संख्या, एक से लेकर 6 तक की संख्या इस डाइस में हर सतह पे अलग अलग अंकित है, तब एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। एक के विपरीत सतह क्या होगी, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। हाँ जी, एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत बेटा 4 है, एक के विपरीत 5 है, एक के विपरीत 6 है, या एक के विपरीत है, एक के विपरीत है कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि कांट से, कांट से। कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब होता है पता नहीं लगा सकते, या कांट से। एक के पीछे 4 है, एक के पीछे 5 है, एक के पीछे 4, 5 या 6 है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन कांट से, है ना। एक के पीछे क्या है, एक के पीछे 4 है, एक के पीछे 5 है, एक के पीछे 2 है, या फिर एक के पीछे 4 या 5 है। एक के पीछे 4 है, एक के पीछे 4 है, एक के पीछे 6 है, एक के पीछे 3 है, या एक के पीछे 4 या 6 है। ठीक है, एक के पीछे 4 है, एक के पीछे 2 है, एक के पीछे 3 है, या फिर एक के पीछे खुद ही एक है ना। एक के पीछे 4 है, एक के पीछे 5 है, एक के पीछे 6 है, या फिर एक के पीछे 3 है, एक के पीछे 3 है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमें ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। जब हम बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे तभी हमें क्या मिलेंगे, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। तो डिफरेंट इन 4 में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, इन चारों में से बेस्ट, 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 इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो आपको ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आपको क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये बताओ। एक के विपरीत, तो देखो यहां पर हमें सिर्फ 3 सरफेस दिखाई दे रही है, 1 2 3, बाकी की जो 3 सरफेस है हमें दिखाई नहीं दे रही। तो यानी कि ये जो 3 सरफेस है ये तो हमेशा एक साथ रहेंगी, ये तो एक दूसरे के विपरीत जा नहीं सकती। और इन तीनों सरफेस के विपरीत बाकी की जो 3 सरफेस बच गई उनमें से कोई भी सरफेस आ सकती है, यानी कि 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो हमसे पूछा है एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तो बाबू एक के विपरीत 4 भी हो सकता है, एक के विपरीत 5 भी हो सकता है, एक के विपरीत 6 भी हो सकता है, कुछ भी जा सकता है एक के विपरीत। भैया एक के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इसीलिए आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, है ना। आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अच्छा, एक के पीछे 4 या 5 6 में से कुछ भी हो सकता है, यहां पे हम कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि हमने सारी पॉसिबिलिटी चूज कर ली। एक के पीछे 4 5 6 में से कोई ना कोई एक नंबर तो रहेगा ही। हमने यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज चूज कर ली। यहां पे तो हम आंसर देंगे कांट से, लेकिन यहां पर हम आंसर देंगे इधर 4 5 और 6, 4 5 6 में से कुछ भी जा सकता है। ठीक है, चलिए मेरे को एक और ऑप्शंस की वैरायटी याद आ गई। एक के पीछे 4 है, एक के पीछे 2 है, 3 है, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। हाँ जी, अब बताओ इस सिचुएशन में आंसर क्या दोगे। सर एक के पीछे 4 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। एक के पीछे 5 होने की भी संभावना है, लेकिन 2 तो कभी नहीं हो सकता। तो इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, 4 या 5 में से कुछ भी हो सकता है। सर एक के पीछे 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो एक के साथ है, 3 एक के पीछे कभी नहीं जा सकता। तो यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा इधर 4 और 6, इधर 4 और 6, 4 और 6 में से कोई भी हो सकता है, 4 और 5 में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, एक के पीछे कभी भी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो एक के साथ है। एक के पीछे कभी भी 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो एक के साथ है। और एक के पीछे खुद एक हो नहीं सकता।
तो 3 ऑप्शन कभी नहीं हो सकते, तो यहां पर जो हमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा वो हम ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन है 4, एक के पीछे 4। ठीक है, एक के पीछे बेटा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन एक के पीछे 3 नहीं हो सकता। अब इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? एक के पीछे क्या है ना सर? ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन चूज कर लो सबके नंबर मिलेंगे 4 5 6, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन में बेटा एग्जामिनर ने एक के पीछे हमें एक सिंगल आंसर देना है। सिंगल आंसर हम तब दे सकते हैं जब इस डाइस को हम स्टैंडर्डाइज मान ले। तो अगर ये पासा मानक है तो डेफिनेटली एक के पीछे 6 होगा। तो यहां पर एग्जामिनर ये एज्यूम करना चाह रहा है, यहां पर एग्जामिनर ये एज्यूम करना चाह रहा है दिस इज अ स्टैंडर्डाइज। तो यहां पर हम इसको स्टैंडर्डाइज मान के आंसर देंगे एक के पीछे 6। अच्छा, यहां पर यहां पर एक के पीछे क्या आंसर देंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। 2 और 3 तो हो नहीं सकता, लेकिन 4 ऑप्शन चूज नहीं करेंगे क्योंकि 5 और 6 भी तो हो सकता था। तो अब आप देख लो बेटा, आपने यही ऑप्शंस चूज किए हैं, क्योंकि एग्जाम में जब तक हम सही ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तब तक हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये जो डाइस चैप्टर है ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर है। हमें इस चैप्टर में बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तभी हमें स्कोर मिलेगा, वरना स्कोर नहीं मिलेगा। और अगर डाइस की सिंगल फिगर दी जाती है तो हम कभी भी फिक्स आंसर नहीं निकाल सकते। जब भी एग्जाम में सिंगल फिगर क्वेश्चन आएगा तो वो मल्टीपल आंसर्स के साथ आएगा। जो 3 सरफेस हमें दिखाई दे रही है इनके विपरीत बाकी की 3 सरफेस कोई भी हो सकती है। समझ आई बात? हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन अगेन, डाइस की एक सिंगल फिगर दी गई है। पहली फिगर पे लिखा हुआ है ए, दूसरी फिगर पे लिखा हुआ है एफ, तीसरी फिगर पे लिखा हुआ है डी। और ए से लेकर एफ तक 6 डिफरेंट लेटर्स प्रिंट है 6 डिफरेंट सरफेस पर। ठीक है, और हमसे पूछा फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। हमसे पूछा भैया बी के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है बी के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। बी के विपरीत कौन सी सतह होगी? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। बी के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। बी के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। कुछ ज्यादा ही कमेंट्स कर दिया तुम लोगों ने। कमेंट्स रुक गए क्या तुम लोगों के? एक सेकेंड, बंद हो गए क्या पीछे से? क्लास का टाइम तो बचा हुआ, कमेंट्स कैसे बंद हो गए? अभी करवाते हैं चालू। अभी हो जाएंगे कमेंट शुरू। तो अब आपको ना बी के पीछे ज्ञात करना है। चलिए साहब, पहला ऑप्शन है बी के पीछे क्या है? बी के पीछे सी है। दूसरा ऑप्शन है बी के पीछे ई है। तीसरा ऑप्शन है बी के पीछे ए है। और चौथा ऑप्शन है बी के पीछे सी या ई है। पहला ऑप्शन है बी के पीछे ए है, दूसरा ऑप्शन है बी के पीछे एफ है, तीसरा ऑप्शन है बी के पीछे डी है, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, कांट से। पहला ऑप्शन है बी के पीछे ए है, दूसरा ऑप्शन है बी के पीछे एफ है, तीसरा ऑप्शन है बी के पीछे ए, एफ या डी है, और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, कांट से। कांट से। पहला ऑप्शन है बी के जो पीछे है वो सी है, दूसरा ऑप्शन बी के पीछे ई है, तीसरा ऑप्शन बी के पीछे डी है, चौथा ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन। पहला ऑप्शन है बी के पीछे डी है, बी के पीछे डी है, दूसरा ऑप्शन है सी है, तीसरा ऑप्शन है ई है, और चौथा जो ऑप्शन है वो है बी के पीछे खुद बी है। पहला ऑप्शन है बी के पीछे ए है, दूसरा ऑप्शन है एफ है, तीसरा ऑप्शन है डी है, और चौथा ऑप्शन है सी है। हाँ जी। अब आप बेस्ट ऑप्शन चूज करो। चलो कमेंट्स आपके चालू हो गए। हाँ जी। अब आप बेस्ट ऑप्शन चूज करो। अब आप बेस्ट ऑप्शन चूज करो। कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। बी के पीछे क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन चूज करिए। हाँ,
हाँ जी, अब आप बेस्ट ऑप्शन चूज करो। ए एफ डी, ये 3 लेटर्स आपके सामने हैं। सर ये जो 3 लेटर है ए एफ डी, ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन तीनों लेटर के विपरीत बाकी के जो 3 लेटर बच गए, कौन कौन से 3 लेटर बच गए? बी बच गया, सी बच गया और ई बच गया। तो ए एफ डी के विपरीत बी सी ई में से कुछ भी हो सकता है भैया। ए एफ डी के विपरीत बी सी ई में से कुछ भी हो सकता है। हमसे पूछा फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी, तो भैया बी के पीछे क्या होगा? सी और ई तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सी और ई तो बी के साथ है। बी के विपरीत ए भी हो सकता है, बी के विपरीत एफ भी हो सकता है, बी के विपरीत डी भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है बेटा, जो बी है ना वो ए के पीछे भी हो सकता है, बी एफ के पीछे भी हो सकता है, बी डी के पीछे भी हो सकता है। अगर मैं कहूं बी को ढूंढो, तो बेटा बी कहाँ हो सकता है? बी ए के पीछे भी हो सकता है, एफ के पीछे भी और डी के पीछे भी। तो यानी कि बी के पीछे ए भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? ये तीनों लेटर एक साथ है, इनके विपरीत बाकी के जो बचे हुए 3 लेटर है। तो ए एफ डी कुछ भी हो सकता है बी के पीछे। बी के पीछे कभी भी सी और ई नहीं हो सकता। बी के पीछे कभी भी सी और ई नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड ए इज द राइट आंसर। बी के पीछे कभी सी और ई नहीं हो सकता, क्योंकि सी और ई तो बी के साथ है, साथ। अच्छा, बी के पीछे सर कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। बी के पीछे ए एफ डी में से कुछ भी हो सकता है। बी के पीछे कैन नॉट बी डिटरमाइन, कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। सर बी के पीछे कभी खुद बी तो नहीं हो सकता। बी के पीछे कभी भी सी और ई नहीं हो सकता। तो बी के पीछे क्या होगा? बी के पीछे डी होगा। सर बी के पीछे कभी भी सी तो नहीं हो सकता, लेकिन ए एफ डी में से कुछ भी हो सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर एग्जामिनर चाह रहा है कि हम कोई एक फिक्स आंसर दें, और फिक्स आंसर तब दे सकते हैं, फिक्स आंसर कब देते हैं? जब हमने इसको स्टैंडर्डाइज माना। लेकिन दिक्कत यह है कि अब हम इसको स्टैंडर्डाइज मान भी नहीं सकते, क्योंकि अल्फाबेट के केस में जनरल स्टैंडर्ड का कंसेप्ट नहीं है। तो ये वाकई में प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पर आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, आपको तीनों ऑप्शन के मार्क्स मिलेंगे। बी के पीछे ए भी हो सकता है, एफ भी और डी भी। यहां पर वाकई में तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, तीनों के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन लेकिन यहां पर तीनों में से, यहां पर ध्यान रखना, 6 ही चूज करना है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज मान के फिक्स आंसर दे सकते हैं। समझ गए? तो जो सिंगल फिगर क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में, सिंगल फिगर क्वेश्चन, उस वो क्वेश्चन का कोई भी फिक्स आंसर नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा डाइस चैप्टर बेटा ऑप्शन डिपेंडेंट है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि यहां पर सिंगल फिगर में हम फिक्स आंसर नहीं दे सकते हैं। सिंगल फिगर के केस में हम फिक्स आंसर नहीं दे सकते हैं, कोई भी फिक्स आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, 2, 3, 5। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। एक के विपरीत सतह, एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत 2 है, एक के विपरीत 3 है, एक के विपरीत 5 है, या फिर 2, 3, 5 में से कुछ भी है। एक के विपरीत 4 है, एक के विपरीत 6 है, एक के विपरीत 2 है, या फिर एक के विपरीत 4 या 6 है। एक के विपरीत, एक के विपरीत 2 है, एक के विपरीत 4 है, एक के विपरीत 6 है, या एक के विपरीत कैन नॉट बी डिटरमाइन है ना? एक के विपरीत 2 है, एक के विपरीत 4 है, एक के विपरीत 6 है, या फिर एक के विपरीत खुद 1 है। ठीक है, एक के विपरीत 2 है, एक के विपरीत 3 है, एक के विपरीत 5 है, या फिर एक के विपरीत 6 है। हाँ जी। एक के विपरीत 6 है। अब बताओ फोर्थ में डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? बेटा डी ऑप्शन ही तो चूज किया फोर्थ में, कैन नॉट बी डिटरमाइन। बी के पीछे डी आने की संभावना है, संभावना, पॉसिबिलिटी। लेकिन सिर्फ पॉसिबिलिटी यहां पे चूज नहीं करेंगे, यहां पे हम कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर देंगे, पॉसिबिलिटी चूज नहीं करेंगे। हाँ जी, अब बताओ।
अब बताओ सर, ये भी वन फिगर क्वेश्चन है और वन फिगर क्वेश्चन में बेटा कोई भी, ये जो 3 नंबर है ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इन 3 नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर कौन कौन से बच गए बेटा? 1 बच गया, 4 बच गया और 6 बच गया। हमसे पूछा एक के विपरीत क्या होगा, तो भैया एक के विपरीत 4 और 6 को छोड़ दो। एक के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। एक के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 2, 3, 5 में से कुछ भी कर सकते हो। 4 और 6 कभी नहीं हो सकता एक के विपरीत। एक के विपरीत कभी भी 4 और 6 नहीं हो सकता। एक के विपरीत कभी भी 4 और 6 नहीं हो सकता। एक के विपरीत कभी भी 4 और 6 नहीं हो सकता। 2 के आने की संभावना है, लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइन चूज करेंगे, यहाँ पे संभावना चूज नहीं करेंगे। सर एक के विपरीत कभी भी 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। एक के विपरीत खुद एक नहीं हो सकता। एक के विपरीत खुद एक नहीं हो सकता। सर एक के विपरीत कभी भी 2, 3, 5 में से कुछ भी हो सकता है ना? अब हम इस सिचुएशन में क्या चूज करें? एग्जामिनर चाह रहा है कोई भी एक विकल्प चूज करो। तो अब ये मत कहना कि सर इसको स्टैंडर्डाइज मान के एक के पीछे 6 कर देंगे, इसको स्टैंडर्डाइज मान लेते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस डाइस में एक के पीछे कभी 6 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 और 6 दोनों एक साथ है और जो एक साथ है वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं आ सकती। तो इसको स्टैंडर्डाइज मान के एक के पीछे 6 मत कर देना। ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, तीनों के नंबर मिल जाएंगे। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, तीनों के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तीनों के मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ जी, डेली 1 बजे से क्लास होगी बेटा, 1 से 2:15। कभी कभी 2 बजे भी छूट जाती है, कभी 2:05 पे, कभी 2:10 पे, कभी 2:15 बजे। वो डिपेंड करता है टॉपिक पे। ठीक है? हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं वन फिगर क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें वन फिगर क्वेश्चंस के लिए बेस्ट ऑप्शन छांटना है। और जनरल स्टैंडर्ड का जो डाउट है वो भी आपके दिमाग से निकल गया होगा। चलिए, बाकी इस चैप्टर में आज कुछ खास तो हम शुरू नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत ही शुरू किया हमने। मजा आ गया सर, जिंदगी में नहीं पढ़ा था कभी ऐसा, कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से चीजों को समझ पाऊंगा। मैं ग्रेजुएशन रेगुलर करूं और प्राइवेट फॉर एसएससी सीजीएल। मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से 2 साल पढ़ाई छोड़ रखी थी। बेटा वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसमें हम नहीं कह सकते। आप अपने हिसाब से ही डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। चलिए, मजा आ गया सर, लव यू। तो कमेंट फिर से बंद हो गए, चलो कोई बात नहीं। गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल ठीक 1 बजे। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव